आज ही कोमल विदा होकर ससुराल पहुंची। कोमल और रजत की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई थी। रजत के पिता सुरेश जी ने अपने बेटे के लिए बहू बहुत चुन कर लाई थी। उनका मानना था कि संयुक्त परिवार की लड़कियां ही सास ससुर से निभा सकती हैं। संयुक्त परिवार की लड़की आएगी तो हिल मिल कर रहेगी। डोली तो अल सुबह ही आंगन में उतर चुकी थी। दुल्हा दुल्हन को अलग कमरों में बिठाकर थोड़ी देर सुस्ताने का मौका भी दिया गया था। गीतों से वातावरण गुंजायमान था। फिर खेल होने थे, सो सब औरतें उसी तैयारी में व्यस्त थीं। खूब हंसी खुशी के बीच खेल हुए। कोमल और रजत ने बहुत संयम से भाग लिया। ना कोई छीना छपटी और ना कोई खींचातानी। कोमल खुश थी कि उसकी पसंद सही निकल रही है, वरना उसके बड़े भैया की शादी में भाभी के हाथों में उनके अपने नाखून गड़कर लहूलुहान हो गए थे। पर उन्होंने भैया को बंद मुट्ठी नहीं खोलने दी थी। ऐसे खेलों का क्या फ़ायदा जो शादी के माहौल में नए नवेली जोड़े के मन में प्रतियोगियों जैसी भावनाएं भर दें। शाम ढलने को थी। सभी भाइयों दोस्तों ने रजत का कमरा सुसज्जित कर दिया था। रात्रि भोजन के पश्चात कोमल को सुहाग कक्ष में ले जाकर बैठा दिया गया। हंसती खिलखिलाती बहनें कुछ ही देर में रजत को भी वहां छोड़ गई। अरे आप इतनी भारी कपड़ों में सांस कैसे ले पा रही हो? रजत ने कमरे में आते ही कहा। मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। कोमल एक बार फिर खुशी से लाल हो गई। कितना समझने वाला साथी मिला है उसे। वो उठकर बाथरूम में चेंज करके आई। तब तक रजत भी चेंज करके बिस्तर पर लेट चुका था। गुड नाइट मुस्कुरा कर कह रजत ने कमरे की लाइट बुझा दी। थोड़ी ही देर में पिछले कई दिनों से चल रही रस्मों की थकान और सुबह से अकड़ू बैठी कोमल को नींद ने घेर लिया। सुबह दोनों फ्रेश हो उठे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रजत बोला, कुछ दिनों की बात है कोमल, यहाँ तो रीति रिवाज खत्म नहीं होंगे, पर हम दोनों जब मुंबई चले जाएंगे तब लाइफ सेटल होने लगेगी। रजत अपने पिता का कारोबार ना संभाल कर मुंबई में नौकरी करता था। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों का मुंबई चले जाने का कार्यक्रम तय था, पर उससे पहले रजत और कोमल को हनीमून पर जाना था। शादी का दूसरा दिन हनीमून की पैकिंग में गया और तीसरे दिन दोनों ऊटी के लिए रवाना हो गए। ऊटी का सौंदर्य दिख दोनों प्रसन्नचित्त थे। रिजॉर्ट भी चुनिंदा था। रजत के माता पिता की तरफ से ये उनकी शादी का गिफ्ट था। यहाँ का सूर्योदय बहुत फेमस है, तो कल सुबह जल्दी उठकर चलेंगे सन पॉइंट। चलो अब सो जाते हैं, कह रजत ने कमरे की लाइट बंद कर दी। आज कोमल को थोड़ा अजीब लगा। नई विवाहित पत्नी बगल में लेटी है और रजत जल्दी सोने की बातें कर रहा है, वह भी हनीमून पर। घर पर उसे लगा था कि समय की कमी, थकान, आसपास परिवार वालों की मौजूदगी आदि के कारण वह उसके निकट नहीं आया। पर यहाँ अकेले में, यहाँ क्यों रजत को सोने की जल्दी है? फिर अगले ही पल उसने अपने विचारों को झटका। कह तो रहा है कि सुबह जल्दी निकलना है, और फिर कितना तो ख्याल रखता है वह कोमल का। सारे रास्ते उसके आराम और खाने पीने के बारे में पूछता रहा। कुछ ज़्यादा ही सोच रही है वह शायद। अगला दिन अच्छा व्यतीत हुआ। दोनों ने काफ़ी कुछ घूमा। देर शाम दोनों थक कर अपने कमरे में लौटे। कोमल, प्लीज़ क्या तुम मेरी पीठ पर ये बाम लगा दोगी? मेरी पीठ में काफ़ी दर्द है कुछ दिनों से। रजत ने कोमल को बाम की एक शीशी देते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, इसमें प्लीज़ कहने की क्या बात है। लाओ मैं बाम लगा देती हूँ। वो बाम लगाते हुए सोचने लगी। अगर तुम्हारी पीठ में दर्द है तो कल कमरे में ही रेस्ट करते हैं, कहीं घूमने नहीं निकलते। नहीं नहीं, सुबह तक आराम आ जाना चाहिए, और फिर इतनी दूर तक आए हैं तो कमरे में रहनी तो नहीं, रजत ने कहा। अगले 2 दिनों में दोनों ने ऊटी शहर के पर्यटक आकर्षणों को देखा। सभी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तोहफे भी लिए। आज वापसी की बारी थी। कोमल जरा सी उदास थी और नहीं भी। अब उसका कुंवारा दिल पति प्रेम के सानिध्य में डूबने की इच्छा जताता। वह उसे समझा लेती कि पति पत्नी का रिश्ता एक हफ्ते का नहीं, अपितु पूरे जीवन भर का होता है। घर लौटने पर आभा और सुरेश जी बेहद खुश हुए। अब तक सारे रिश्तेदार लौट चुके थे। घर अपने वास्तविक रूप में लौट चुका था। आज कोमल ने अपनी पहली रसोई बनाई, जिसमें आभा ने उसकी पूरी सहायता की। शगुन के रूप में सुरेश जी ने उसे सोने के कंगन दिए।
इतना प्यार, इतना दुलार पाकर कोमल अपने भाग्य पर इठलाने लगी थी। कुछ दिन वहां रहकर कोमल और रजत मुंबई के लिए रवाना हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम आदर्श स्थिति। बस कमी थी तो केवल शारीरिक सामीप्य की। रजत अब तक कोमल के निकट नहीं आया था, पर वह बेचारा भी क्या करे। पीठ में दर्द जो कायम था, सोच कोमल अपना मन संभाल रही थी। मुंबई पहुंचकर नए घर को व्यवस्थित करने का जिम्मा रजत ने कोमल को दिया। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, चाहे जैसे सजाओ चाहे जैसे रखो, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। रजत का यह रूप, लच्छेदार बातें कोमल पहली बार सुन रही थी। अच्छा लगा उसे कि अकेले में रजत उससे बिल्कुल खुल चुका था। रजत ने अपना ऑफिस जाना ज्वाइन कर लिया और कोमल घर की साज सज्जा में व्यस्त रहने लगी। दिन में जितने फ़ोन कोमल के मायके से आते, उतनी ही बार आभा भी उससे बात करती रहती। उसे अकेलापन बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन रजत अक्सर रातों को बहुत देर से ही घर लौटता। आजकल काफ़ी काम है, शादी के लिए छुट्टियां ली थी, बहुत काम पेंडिंग हो गया है। वह कहता, घर की एक चाबी उसी के पास रहती तो देर रात लौटकर वह कोमल की नींद खराब नहीं करता, बल्कि अपनी चाबी से घर में घुसकर चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सो जाता। कोमल सुबह पूछती तो पता चलता कि रात कितनी देर से लौटा था। जब जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी तो कोमल सारा दिन घर में अकेली बोर होने लगी। रजत के कहने पर उसने लोकल ट्रेन में चलना सीखा और अवसरों की नगरी मुंबई में 2 शिफ्टों में सुबह शाम की 2 नौकरियां ले ली। अब कोमल खुद भी व्यस्त रहने लगी। शुरू में उसे यह व्यस्तता बहुत अच्छी लगी। लोकल ट्रेन में चलने का अपना ही नशा होता है। आप सारी भीड़ का एक हिस्सा हैं। आप उनके साथ उनकी रफ्तार से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक एक मिनट की कीमत समझ रहे हैं। कोमल भी इस जिंदगी का मजा लेने लगी। उसके कुछ नए दोस्त भी बने। प्रीति उसकी अच्छी सहेली बन गई, जो उसे अक्सर लोकल ट्रेन में मिला करती। उसका ऑफिस भी उसी रास्ते पर था। प्रीति की शादी को 1 साल हुआ था और कोमल की शादी को अभी केवल 2 महीने बीते थे। दूसरी शिफ्ट की क्या ज़रूरत है कोमल? रात को घर लौटते समय देर नहीं हो जाती? एक दिन प्रीति ने पूछा। हाँ, करीब 10 बज जाते हैं और रजत काफ़ी देर से घर लौटते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी मैं कहूँ, मेरे पति तो मुझे जरा सी देर भी अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि किचन का काम निपटाने में भी अगर टाइम लग जाए तो शोर मचाने लगते हैं। कह प्रीति शर्मा कर हंसने लगी। तुम्हारी शादी और भी नई है। कोमल के मन में आया कि अपनी सहेली को असली बात बता दे, पर फिर नई दोस्ती होने के कारण वह चुप रह गई। किंतु अब उसके मन में टीस बढ़ने लगी। हर किसी की ज़िंदगी के किस्से और मजाक सुनकर उसके मन में अपनी ज़िंदगी की कमियां और भी गहराने लगी थी। खैर, ज़िंदगी तो अपनी रफ्तार से भागती रहती है। यूं ही 6 महीने गुजर गए। आज फिर कोमल ने शुरुआत करने के बारे में सोचा। उसने एक बहाना बनाया। मेरे सिर और गले में आजकल हल्का हल्का दर्द रहता है, क्या तुम मुझे बाम लगा दोगे? स्पर्श में बड़ी ताकत होती है। उसे उम्मीद थी कि बाम लगाते हुए शायद रजत का मन बदल जाए। रजत ने बाम तो लगा दी, लेकिन काम पूरा करते ही नज़र फेर ली। वैसे कोमल को रजत से और कोई शिकायत न थी। वह उसका पूरा ख्याल रखता। जब कभी वह लेट हो जाता तो डिनर भी बना कर रखता। नाश्ता बनाने में, घर को व्यवस्थित रखने में उसकी पूरी सहायता करता। कोमल को लगता जैसे रजत उससे प्यार तो करता है, पर कुछ है जो उसे रोक रहा है। अगले महीने से त्यौहार शुरू होने वाले थे। चूंकि ये उनका पहला त्यौहार था, इसलिए दोनों ने घर वालों के साथ ही त्यौहार मनाने का कार्यक्रम बनाया। रजत व कोमल कुछ दिनों के लिए अपने शहर लौटे। उस शाम कोमल के घर वाले रजत के घर डिनर पर आमंत्रित थे। बातचीत का सिलसिला चल रहा था। और बच्चों, हमें गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? रजत की बुआ जो इसी शहर में रहती है भी आई हुई थी। उसके लिए इन दोनों को समय से घर आना पड़ेगा बहन जी, कोमल की माँ ने जवाब दिया। ये दोनों तो 10 बजे ही घर में घुसते हैं। मैंने तो टोका भी कोमल की कि 2-2 शिफ्ट में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तभी आभा भी बोल पड़ी। बच्चे समझदार हैं, जो करना होगा खुद कर लेंगे, हमें कुछ भी बोलने की क्या ज़रूरत है भला। ओ, तो इसका मतलब आभा भी सब जानती है। जब
कोमल के घर वाले लौट गए तो कोमल ने दरवाजे की ओर से आभा और सुरेश जी की बातें सुनी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद रजत ठीक हो जाएगा। सभी हो जाते हैं, पर ये तो अब वही पर अटका हुआ है, सुरेश जी कह रहे थे। हाँ, मुझे भी कहाँ लगा था कि बहू इसका मन नहीं बदल पाएगी। आभा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। कोमल को अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि जो करना है उसे ही करना पड़ेगा। रजत एक बहुत अच्छा पति है, सुलझा हुआ, संवेदनशील और प्यार करने वाला, किंतु जीवन में जो खाई थी, क्या कोमल उसके साथ अपना पूरा जीवन काट सकेगी? अब इस प्रश्न का उत्तर उसे स्वयं ही देना था। बात थी भी कितनी की, किससे कहती वह? घर पर त्यौहार मनाने का सबसे बड़ा फायदा जो कोमल को हुआ वह यह रहा कि अब उसने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का निर्णय कर लिया। वापस मुंबई लौटकर कोमल ने रजत के आगे एक छोटी सी ट्रिप पर चलने का प्रस्ताव रखा। कई बार जो बातें रोज़मर्रा के माहौल में नहीं हो पाती हैं, वह पर्यटन स्थलों पर फ्रेश मूड में बहुत अच्छे से हो जाती हैं। इसी सोच से कोमल ने ये बात कही जो रजत ने सहर्ष स्वीकार कर ली। आने वाले वीकेंड पर दोनों ने ट्रिप बनाया। जहां मुंबई का तापमान हमेशा एक सा रहता है, वही पंचगनी की हल्की ठंड से लिपटी शामें रजत और कोमल के लिए एक अच्छा बदलाव थी। सॉल ओढ़े बोनफायर के आसपास बैठे दोनों ने अपने रिजॉर्ट में एक अच्छा दिन बिताया। अगले दिन दोनों ने यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को देखने का मन बनाया। दोनों काफ़ी खुश थे। यही सही मौका है, आज ही रजत से अपने दिल की बात करनी होगी, कोमल ने सोच रखा था। रूम में पहुंचकर दोनों आराम करने लगे। कोमल का गंभीर चेहरा देख रजत ने कारण जानना चाहा। क्या घर की याद आ रही है? नहीं, लेकिन एक अत्यंत गंभीर विषय पर बात करनी है तुमसे। सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे कहूँ। कोमल की हिचकिचाहट देख रजत को बात का अंदेशा होने लगा। आखिर कमी अपनी किसे पता नहीं होती। उसने बात को आगे ना बढ़ाते हुए दूसरी बात शुरू करनी चाहिए। कोमल, छोड़ो ये गंभीर बातें। आज का दिन कितना अच्छा बीता, अब मूड मत ऑफ करो। रजत, तुम क्या चाहते हो कि मैं केवल ऊपर से हंसती रहूं या अंदर से भी खुश रहूं? कोमल आज इस विषय पर बात करने की ठान चुकी थी। आखिर कब तक इस रिश्ते को यूं अधूरा सा जीती रहेगी वह? प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। मैं असली कारण जानना चाहती हूँ। आखिर हम जीवन साथी हैं, सारी उम्र हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, चाहे सुख हो या दुख, चाहे तकलीफ हो या आनंद। अगर हम ही अपने दिलों की परतें हटाकर एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो फिर कैसा रिश्ता है यह? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये रिश्ता केवल सतही नहीं, अपितु हम दोनों के दिल को एक सूत्र में बांधता है। क्या तुम मुझसे अपने मन की व्यथा नहीं कह सकती? क्या रोकता है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या तुम्हारा प्यार मेरी गलत फहमी है या फिर केवल परिवार के लिए लिया गया एक फैसला? कोमल कहती चली गई। आज उसने स्वयं को टोका नहीं। जो पीड़ा उसके मन में आज तक मरोड़ रही थी, उसने आज उसे रजत के सामने रख दिया। कोमल की आंतरिक तकलीफ ने रजत को भी विचलित कर दिया। उसने सोचा ना था कि ऊपर से हमेशा हंसती रहने वाली कोमल हृदय की गहराइयों में इतनी व्यथित होगी, किंतु अपने दिल की असलियत बयान करने में वह भी हिचकिचा रहा था। क्या बताऊं कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही कभी कुछ कारणों की वजह से तुम व्यर्थ ही इतना परेशान हो रही हो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। यदि तुम मुझे अपनी संगिनी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर यदि कल को मेरे कदम बहक जाए तो प्लीज़ मुझे दोष मत देना। तब यह ना सोचना कि मैं गलत निकली। मैंने सबसे पहले तुम्हारे आगे अपने मन की बात कही। एक लड़की होते हुए भी मैंने ऐसे कठिन विषय पर बात करने की पहल की। पर अगर तुम मुझसे पर्दा रखना चाहते हो तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। मेरी यह बात याद रखना। आज कोमल काफ़ी अड़िग थी। नींद आंखों से कोसों भटकती रही और सारी रात रजत कोमल द्वारा कही बातों पर विचार करता रहा। सच ही तो कह रही है वह। आखिर वह जीवन संगिनी है। यदि रजत उसके आगे अपना मन नहीं खोल सकता तो फिर किसके आगे कहेगा? पाँव फटने के समय जब आकाश में लालिमा छाई, तब रजत के मस्तिष्क में रोशनी होने लगी। उसने सोच लिया कि आज वह कोमल को सब कुछ बता देगा। नाश्ते के लिए चले?
नहाकर आई कोमल ने पूछा। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दे रजत उसके साथ चल दिया। गहरी सोच में था वह। आखिर आज अपने अंदर दबी उलझनों की गांठों को खोलने की कोशिश करने वाला था। नाश्ते के बाद आज कुछ शॉपिंग का प्रोग्राम था, लेकिन रजत के कहने पर पहले दोनों ने कैट्स पॉइंट जाने का निश्चय किया। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर रजत ने एक एकांत कोना तलाशा और कोमल से वहां बैठने का आग्रह किया। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्यों तुम्हारे पास नहीं आता? आज मैं तुम्हें अपने अतीत का वह राज बताने जा रहा हूँ जिसे मैं कभी भी कुरेदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आज नहीं कहा तो शायद फिर कभी ना कह सकूँगा। रजत, तुम बेझिझक मुझसे अपनी बात कह सकते हो। तुम जो भी कहोगे वह केवल हम दोनों के बीच रहेगा। कोमल की बात से रजत आश्वस्त हो गया। उसने एक गिलास पानी पिया। कुछ सोचकर उसने आगे बात कहनी शुरू की। जब रजत केवल 12 वर्ष का था तब उसके साथ एक हादसा गुजरा था। उसके मौसा जी, जो कि उसी शहर में नौकरी करने आए थे, उसके घर में रहने आए। अगले कुछ महीने जब तक उसकी मौसी जी की नौकरी का तबादला उसी शहर में ना हो जाता, उन्हें इसी के घर में रहना था। एक बार मौसी जी आ जाएं तब ये अपना घर ले लेंगे, ऐसा विचार था। सब कुछ अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो गया। सुरेश जी अपनी दुकान संभालते, आभा जी घर संभालती, मौसा जी अपने दफ्तर जाते और रजत अपनी स्कूल। सबकी मुलाकात अक्सर रात को खाने की मेज पर हुआ करती। ऐसे ही करीब 20 दिन बीत गए। उस दिन भी रोज की तरह सब काम यथावत हो रहे थे। रजत की स्कूल बस नहीं आई तो मौसा जी ने उसे स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह अच्छा हो जाएगा, तुम तो जाते भी उसी तरफ हो, कह पापा आश्वस्त हो गए। लेकिन मौसा जी की नीयत में भारी खोट था। उन्होंने रास्ते में एक फ्लाईओवर के नीचे कोने में गाड़ी रोक ली। फिर उन्होंने रजत के साथ जबरदस्ती की। बेचारे रजत ने बहुत छूटने की कोशिश की पर विफल रहा। एक बलिष्ठ आदमी के आगे छोटे बच्चे का क्या जोर। इस दुर्घटना ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह छलनी कर दिया। ऊपर से उसे धमकी भी दी गई कि अगर मुंह खोला तो घर में कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। माँ अपनी बहन का साथ निभाएगी और पिता से ऐसी गंदी बात वह कैसे कह सकता है। रजत का बाल मन घायल हो गया, लेकिन बेदर्दी मौसा को शर्म न आई। उस आदमी ने इस घटना को एक सिलसिला ही बना लिया। अब वह अक्सर रजत को स्कूल छोड़ने की पेशकश करने लगा और मान लेते। रजत कितना भी मना करता, कभी कभी स्कूल ना जाने के लिए बीमार होने का नाटक भी करता, पर आभा और सुरेश जी उसकी एक ना सुनते। सोचते अन्य बच्चों की तरह स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है। मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म करना जारी रखा। रजत अंदर से टूटता जा रहा था। कहे तो किससे कहे। इस कारण पढ़ाई में उसका मन न लगता, जिससे स्कूल में उसके नंबर भी गिरने लगे। मम्मी पापा को काउंसलर ने स्कूल बुलाया तो उन्होंने बताया कि मैं अक्सर स्कूल न जाने का बहाना बनाता हूँ। बातों बातों में यह बात सामने आई कि मौसा जी मुझे आराम से कार में छोड़ते हैं और मैं फिर भी ना नुकुर करता हूँ। शायद काउंसलर टीचर को कुछ संदेह हुआ। अगले दिन से उन्होंने अकेले में मेरी काउंसलिंग शुरू कर दी। अब तक इन हादसों को करीब 2 महीने गुजर चुके थे। टीचर के बार बार कुरेदने से मेरे अंदर की घबराहट बाहर आने लगी और एक दिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस दिन मैं इतना रोया कि टीचर भी मेरे साथ रो पड़ी थी। फिर उन्होंने ही मेरे घर में बताया। कह रजत चुप हो गया। कोमल सुन बैठी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रजत के मुंह से वह कोई ऐसी बात सुनेगी। आज उसे समझ आ गया कि रजत का उसके पास ना आना और ना ही उसे पास आने देने के पीछे का क्या कारण है। रजत मनोरूप से घायल है। कोमल रजत का दर्द समझ सकती थी। आखिर वह उसकी जीवन संगनी है। रजत ने उसे अपना समझकर उसे अपना वह दर्द बांटा है जिसे वह कई सालों से अपने मन के किसी कोने में दबाए हुए था। ऊपर से सब कुछ सही लगता है, पर कितनी बार मन के अंदर की परतें रिस रही होती हैं। हम कितनी बार ऐसी खबरें पढ़ते सुनते हैं, लेकिन इनका कितना गहरा असर होता होगा बाल-मन पर, यह कितनी बार सोचते हैं हम? शायद कभी नहीं। कारण है कि हमारा अपना कोई इन खबरों का हिस्सा नहीं होता है ना। कोमल को भी आज पहली बार इस वेदना का अंदाजा हुआ था। एक पीड़ित के कथन के बाद वह समझी थी कि यौन शोषण जीवन पर एक काला धब्बा है। तो क्या इसकी छाप अमिट है? क्या रजत या इसके जैसे बचपन में हुए हादसों की शिकार
अन्य लोग उबर नहीं सकते? कोमल गहरी सोच में पड़ गई। उस रात कोमल ने रजत का हाथ नहीं छोड़ा। शायद वह बिना बोले ही कहना चाहती थी कि वह उसकी तकलीफ में उसके साथ हैं। आज रजत ने भी अपना हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। अगली सुबह दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस छोटी सी ट्रिप का काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ था। कम से कम बात की असलियत तो सामने आ गई। अब कोमल ने ठान ली कि वह रजत को मानसिक रूप से भी स्वस्थ करके रहेगी। उसने इस विषय पर काफ़ी पढ़ना आरंभ किया। जो ज्ञान, जो बात जहाँ से पता चल सकती थी, उसने जानना शुरू कर दिया। काफ़ी कुछ पढ़ने से उसे यह पता चला कि एक जटिल मनोदशा होती है जो बड़े होने पर आहत मन में ट्रॉमा के रूप में रहती है, और यही हो रहा था रजत के साथ। कुछ महीनों के शोषण ने उसकी पूरी जिंदगी पर गलत छाप छोड़ दी। कोमल ने पढ़ा कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में काउंसलिंग काफ़ी सहायक होती है। पहले उसने एक अच्छी काउंसलर के बारे में पता लगाया, उनसे मिली। उनकी बातों से उसे आश्वासन मिला कि वह रजत की मदद अवश्य कर सकेंगी। हाँ, इसमें कुछ महीनों का समय लगता है। कोमल को अब रजत को काउंसलिंग के लिए तैयार करना था। तुमने कहा था ना कि यह बात केवल हम दोनों के बीच रहेगी, फिर यह काउंसलिंग, यह गलत है कोमल। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। कोमल की बात सुनकर रजत तैस में आ गया। नहीं रजत, मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी पापी के पाप की सज़ा खुद को देते आ रहे हो? तुम क्यों घुटकर जी रहे हो? आज जमाना खुलकर जीने का है। क्या तुम अपने आसपास नहीं देखते कि लोग स्वयं अपना जीवन साथी चुन रहे हैं? लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। विक्टिम्स खुलकर सामने आ रहे हैं। माता पिता बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गुहार लगा रहे हैं। कोमल पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसे में तुम बरसों पुरानी दुर्घटना की चादर अपने ऊपर से उतार फेंकने को तैयार नहीं हो। क्यों? क्या डर है तुम्हें? एक बार अपने डर का सामना तो करो। एक बार कोशिश तो करो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम्हें काउंसलिंग पसंद नहीं आई या तुम्हारी तकलीफ बढ़ी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और एक बार फिर से कहती हूँ कि यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कोमल के मनाने पर रजत तैयार हो गया, और पहले कुछ सेशन में ही रजत ने अनुभव किया कि अपने अंदर जो पीड़ा, जो दर्द, घृणा व छटपटाहट उसने दबा रखी थी, उसका पहाड़ रेत की तरह ढहने लगा है। धीरे धीरे रजत अपनी मनोचिकित्सक से खुलता गया। जितना उसने अपनी भावनाएं बांटी, उसकी वेदना उतनी ही घटती गई। कुछ ही महीनों में रजत अपने अंदर एक नयापन, स्फूर्ति और उल्लास अनुभव करने लगा। कुछ महीनों में काउंसलिंग की अवधि समाप्त हो गई। रजत ने अब अपने भूत को पूरी तरह त्याग दिया। वह खुशी से वर्तमान में जीने लगा। कोमल तो खुश थी ही, क्योंकि उसे सही अर्थों में अपना पति मिल गया। एक और कारण था दोनों की खुशी का, उन्हें एक दूसरे में सच्चा हमसफ़र जो मिल गया था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।